नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे डायमंड्स के बारे में, जहां पर हमने भावों में तो इस साल में गिरावट आते हुए देखी ही है, लेकिन काफ़ी सारी खबरें रही हैं कि किस तरह से सूरत में काफ़ी सारे डायमंड यूनिट्स ने यहां पर 2 से 3 दिन की छुट्टी दी, काम करने के घंटों को यहां पर घटाया है। और अब किरण जेम्स की तरफ से हमने 10 दिन की यहां पर छुट्टी आते हुए देखी है अपने 50,000 एम्प्लॉयज़ के लिए। क्या है रीजंस इसके पीछे, कैसी लगती है आगे जाके फेस्टिवल डिमांड, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर लगातार हमने मुनाफा वसूली बनते हुए देखी है। अगर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक की बात की जाए तो ये 4 महीने के लोज पर कारोबार कर रहे हैं। हमने टिन को यहां पर 7 महीने के लोज पर आता हुआ देखा। चांदी जो कि $27 तोड़ती हुई नजर आई, यहां पर भी हमने प्राइसेस को 3 हफ्ते के लोज पर आता हुआ देखा है। आगे जाके मेटल्स में आप कैसे करें कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर अपने ऑल टाइम हाई से अब करीब भाव यहां पर $100 से भी नीचे फिसल चुके हैं। यहां पर भी चार्ट्स क्या बताते हैं आपको बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किरण जेम्स के ग्लोबल डायरेक्टर दिनेश लखानी, HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता और NK चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर होगी डायमंड्स की, जहां पर हमने भावों में इस साल में गिरावट आते हुए देखी है। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और पिछले 24 घंटे में जितना किरण जेम्स का नाम यहाँ पर बातचीत में, खबरों में निकला है, आई थिंक शायद ही किसी और कंपनी का निकला होगा। लेकिन जो ये डिसीजन लिया गया है कि 50,000 एम्प्लॉयज़ को 10 दिन के लिए, जो कि डेट्स आपने दी हैं, शायद 18 से 27 अगस्त के बीच में उनको छुट्टी दी गई है। पहली बार नहीं है कि डायमंड यूनिट्स ने ऐसा किया है, लेकिन ये काफ़ी लंबा समय है। क्या रीजंस रहे और क्या इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं आप? थैंक यू मनीषा जी। फर्स्ट थिंग, ये जो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, तो ये जो आप वैकेशन की जो बात कर रही हो वो बात सही है। और उसमें हम लोग मार्केट को एक स्टेबल करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में नजर रखते हुए हम लोगों ने कंपनी ने प्रोडक्शन काटा है। जो हिसाब से डिमांड कम है, वो अगर वो हम लोग मैच कर पावे डायमंड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो ये जो डायमंड डिमांड का जो अभी इश्यू है वो शॉर्ट टाइम में मेरे को लगता है कि विद इन 2 या 3 मंथ में सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, डायमंड में भी काफी प्रोडक्ट आती है, लाइक -2 से लेके 5 कैरेट तक जो डायमंड इंडिया में जो पॉलिशिंग हो रहा है, उसमें सब में डिमांड कम है ऐसा नहीं है। उसमें भी स्मॉल साइजेस जो है, जो -80 पॉइंटर्स लाइक -2 स्टार्स एंड मेले उसको बोलते हैं, वो डिमांड जाड़े की कंपेयर में, मतलब पॉइंटर्स की कंपेयर में आज भी बेटर है। लेकिन पूरा अगर आप बात करें वैकेशन के तौर पे और इंडस्ट्री जो अभी काम कर रही है, तो आई थिंक सो जो भी इंडस्ट्री डिसीजन ले रही है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैकेशन दे रहे हैं, वो फर्दर आगे के लिए हेल्दी साइन है मनीषा जी। जी, आप किरण जी, दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि अगले 2-3 महीने में आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगी। क्या हम इंटरनेशनल क्यूज बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, या क्योंकि आगे जाकर भारतीय बाजारों में त्योहार है, शादियां हैं, तो आप डिमांड बेहतर होता हुआ देख रहे हैं? नो डाउट, जो इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपना जो डकेट है वो इंडिया का डकेट है। और जो मैंने आगे भी बोला था कि इन्फ्लुएंट कस्टमर जो बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लुएंट कस्टमर जो बढ़ने से इंडिया का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है ही। तो और उसमें भी मैंने जैसे जिक्र किया कि पतले माल में जो कंटिन्यू डिमांड है, उसकी इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि इंडिया में वो मार्केट आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट 2 साल की कंपेयर करें तो इंडिया में जो मार्केट 8 to 10% था, ऑलमोस्ट आज वो पतले माल में 20% का मार्केट शेयर हो चुका है। तो आई थिंक सो ये आने वाले 3 या 4 साल में जो चाइना का जो 30-35% जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे डायमंड इंडस्ट्री, वो आने वाले 3 या 4 साल में इंडिया का इतना 30% मार्केट शेयर हो जाएगा। और बाकी रही दूसरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात रहे, तो अमेरिका आज भी डायमंड इंडस्ट्री में एक ग्रोथ इंजन रहा है। और ये साल भी मेरे को पूरा उम्मीद है कि जो आने वाली सीजन है दिसंबर के टाइम पे, उसमें भी ये सीजन डायमंड इंडस्ट्री के लिए और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा जाने वाला है। और रही बात बाकी गल्फ और फार ईस्ट कंट्री की, उधर भी गल्फ कंट्री भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकेंड थिंग, चाइना में लिटिल बिट इश्यूज है, लेकिन वो भी काफी टाइम से चल रहा है, तो शॉर्ट टाइम में वो भी आई थिंक सो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट है ही इंडिया के लिए। और ये इंडस्ट्री है वो इंडिया का मोनोपोली बिजनेस है। अगर ये जो पॉलिशिंग हो रहा है उसमें से 10 डायमंड में से 9 डायमंड पॉलिशिंग इंडिया में हो रहा है,
तो वो हिसाब से इंडिया में जो काम करने वाले जो जुड़े हुए वर्ग है उसमें सबके लिए ये फ्यूचर ब्राइट है। जी दिनेश जी, 50,000 लोगों को वेकेशन देने का मतलब है कि काम तो नहीं हो रहा लेकिन पेमेंट उनको जा रही है। और एक और चीज़ जो मुझे याद है, आपसे पिछली बार बात हुई थी कि आपने किसी को भी यहाँ पर जॉब से नहीं निकाला है बल्कि सबको यहाँ पर संभाल के रखा है यहाँ। यस, हमारी कंपनी जो कंटिन्यू इतना सालों से जो ट्रैक हिस्ट्री है उसमें कभी हम लोग निकालते नहीं है। और दूसरी बात, ये जो वैकेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए वैकेशन है, किसी को भी निकाला नहीं है। और एक इंडस्ट्री को हेल्दीनेस देने के लिए और जो डिमांड एंड सप्लाई मैच करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, उसके पीछे कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। जी जैसे आपने कहा कि थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर इंडस्ट्री में ज़रूर देखने को मिला है, तो आगे जाकर अब जैसे हम बात कर रहे थे कि IIJS भी शुरू हो जाएगा कल परसों से और साथ ही साथ फेस्टिवल डिमांड भी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल अब तक डायमंड प्राइसेस कितने कम हुए हैं? इसमें भी मनीषा जी साइड टू साइड मेरे को जिक्र करना पड़ेगा। पतले माल की बात करो तो 5 से 7% ही इम्पैक्ट आया है। इतना कोई इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन थोड़ा जो सर्टिफाइड स्टोन हमारे में रहते हैं तो 30 पॉइंट से लेके ऊपर में उसमें थोड़ा जो चाइना की वजह से थोड़ा 15 से 20% भी आया है। लेकिन वो सर्टन वो टाइम से डिमांड एंड सप्लाई जहां तक मैच नहीं है वहां तक का इश्यू है, वो शॉर्ट टाइम में वो भी रिकवर हो जाएगा। मेरे को तो 100% कॉन्फिडेंस है। जो इंडिया में जो फेस्टिवल टाइम अभी आने वाला है उसमें समझ लो दिवाली से लेके हिंदुइज्म में आप देखें तो ये टाइम अभी फेस्टिवल चालू हो जाता है। और उसके बाद मैरिज सीजन भी काफी अच्छा है। तो मैरिज सीजन में भी जो इंडिया में जो कंज्यूमर है वो आज तक स्टडेड नेचुरल डायमंड ज्वेलरी का मांग बढ़ रहा है। और जो हिसाब से रिटेलर ग्रोथ करना चाहते हैं उसमें काफी कॉर्पोरेट भी अभी ऐड हो चुके हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा बिरला ग्रुप भी फाइन डायमंड ज्वेलरी में आ चुके हैं। तो काफी और समझ लो कॉर्पोरेट ग्रुप आने वाले हैं। तो आई थिंक सो जो इंडिया का जो फ्यूचर ब्राइट है और इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो हिसाब से इंडिया भी ग्रोथ इंजन की जगह ले लेगा। और दूसरे इसके बाद ये जो डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक इंडिया अभी मेन मार्केट होके उभर के बाहर आ रहा है। जी तो दिनेश जी, अब यहाँ से क्योंकि डायमंड के भावों में गिरावट देखने को मिली है और क्योंकि अब कंज्यूमर्स यहाँ पर जैसे आपने कहा कि एस्पिरेशनल है, भारतीय बाजारों में पेनिट्रेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको लगता है कि अब क्योंकि डायमंड के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, क्या वो करेक्शन कंज्यूमर्स को पास ऑन हो रहा है और क्या ये एक और रीजन रहेगा कि लोग यहाँ पर खरीदेंगे? यस, कंज्यूमर को जो पास होना है वो हो ही गया है। और दूसरा मनीषा जी, कोई भी कमोडिटीज की बात करें या कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, जब भी प्राइस स्टेबल हो जाता है तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये सुपर लग्जरीज थिंग है, ये प्राइस के ऊपर नहीं चलता है। एक जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, जो एक अवेयरनेस है, उसके ऊपर ये इंडस्ट्री चल रही है। आज आप देखें तो ये जो नेचुरल डायमंड जो है वो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है, वो खाली आप एक कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे, आप एक इमोशन और एक लग्जरी और एक एसेट रेयर जो सस्टेनेबिलिटी है, वो ये जो चीज है उसके साथ जुड़ी हुई है। खाली आप प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हो, उसकी वजह से आपका एक एसेट भी है। उसके सामने आप जो प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो वो फ्यूचर का एक समझ लो एक इन्वेस्टमेंट भी है। वो हिसाब से आप देखेंगे तो आज भी कंज्यूमर सब एंगल ध्यान में रखते हुए डायमंड ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे हैं। दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि इंडियन मार्केट्स तो यहाँ पर बेहतरीन कर ही रही हैं, चाइना बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन गल्फ मार्केट्स में यहाँ पर डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम इंडिया की डायमंड ज्वेलरी के हिसाब से टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स देखें तो क्या हैं? आज की तारीख में तो यूएस नंबर 1 मार्केट है नाउडेज जी, एंड देन यूरोप है, देन गल्फ है। और आजकल इंडिया को भी अपने को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया का लोकल कंज्यूमर भी बहुत अच्छा मार्केट हो गया। पहले इंडस्ट्री में अगर बात करें तो 7 to 8% का हिस्सा था, आज ऑलमोस्ट वो नियर अबाउट 20% हो चुका है। और आगे मैंने जैसे जिक्र किया आने वाले 2-3 साल में इंडिया का मार्केट नियर अबाउट 30% 100% हो जाएगा। ईयर ऑन ईयर की अगर बात की जाए दिनेश जी, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल किस तरह की सेल्स आप इंडियन मार्केट्स में स्पेशली बनता हुआ देख रहे हैं? ये साल अगर लास्ट ईयर की कंपेयर करें तो इंडिया जो कंज्यूम कर रहा है वो हिसाब से लास्ट ईयर से ये साल मिनिमम 10 to 15% टोटली मार्केट में जो 10% का हिस्सा था ये साल मिनिमम 15 to 20% बन जाएगा। तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो है इकोनॉमी का
उसके साथ ही हमारा जेमिन ज्वेलरी का सेम परसेंटेज से चल रहा है। तो मैं इंडिया के ऊपर बहुत होप लेके बैठा हूँ और पूरी इंडस्ट्री लेके बैठी है और इंडस्ट्री परफॉर्म भी कर रही है। दिनेश जी, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो क्लियरली जो आप बोलते हैं बाजार यहाँ पर सुनता भी है। तो अब आने वाले समय में किस तरह की मार्केट, क्योंकि पिछला 2 साल यहाँ पर थोड़ा सा स्लो गया है डायमंड एज एन इंडस्ट्री के लिए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने देखा, इस फाइनेंशियल ईयर से ऑफ कोर्स मार्केट्स को काफी होप्स हैं, भारतीय बाजारों को भी। अब ये बाकी का अब साल आपको लगता है एक स्थिरता, स्टेबिलिटी, इवन ग्रोथ देखने को मिलेगी? यस मनीषा जी, पहले तो है ना, कोई भी स्थिरता जरूरी है ग्रोथ के पहले। अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि 2-3 महीना में मेरे को ये जो स्टेबिलिटी दिख रही है, वो सब इंडस्ट्री सेल्फ डिसिप्लिन पे काम अभी करने लगी है। तो वो हिसाब से जो डिमांड है, डिमांड का मद्देनजर ध्यान में रखते हुए लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। तो ये जो गैप था डिमांड एंड सप्लाई का, तो नियर अबाउट 2 to 3 मंथ में स्टेबल होने के बाद अगेन वो ग्रोथ चालू हो जाएगा। और डायमंड इंडस्ट्री में ऐसा काफी टाइम होता भी है, लेकिन उसके पीछे जो डिमांड एंड सप्लाई मेजर इश्यू रहता है, और वो आज लोग सब समझ गए, मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री। तो ये शॉर्ट टाइम में रिकवर हो जाएगा। एक फाइनल सवाल दिनेश जी, सूरत के बारे में काफ़ी सारी खबरें ये देखने को मिल रही हैं। आपने ऑफ कोर्स एक यहाँ पर डिसीजन लिया है, लेकिन बाकी जो सूरत के यूनिट्स हैं, ऐसी खबरें हैं कि बंद हो रहे हैं। छोटे वाले जो होल्डिंग्स हैं वो लोगों की यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, जगह नहीं है, इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। हमने देखा था पिछले साल जीजेपीसी ने भी एक ऐसा स्टेप लिया था कि 2 महीने के लिए इम्पोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री ने काफ़ी कुछ किया है। अब किस तरह की स्थिति ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री की आप देखते हैं? देखो, मैंने जैसे बताया, नो डाउट जो वैकेशन का माहौल है उसमें पूरा इंडस्ट्री उसमें जुड़ा हुआ है, और जो कंपनी की जो परिस्थिति है वो हिसाब से लोग डिसीजन लेने लगे। लेकिन एक बात मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई सब एकजुट होके एक प्रॉब्लम समझ के डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये सब कंपनी अपना अपना प्रोडक्शन वो कट करने बैठी है। तो वो हिसाब से जो मैं 2-3 महीना में जो मेरे को कॉन्फिडेंस है 100% वो मार्केट वहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, वर्ल्ड में एक मैसेज तो गया ही है कि इंडियन इंडस्ट्री जो डायमंड इंडस्ट्री काम कर रही है, वो अभी जो डिमांड के साथ मिलजुल के काम कर रही है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। तो वो जो माल है वो ज्यादा डंप नहीं होगा, वो जो प्राइस है वो स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के बाद उसमें फिर बढ़ावा चालू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करने की एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की तरफ से। माल डंप यहाँ पर नहीं होगा, इन्वेंट्री इन कंट्रोल आ जाएगी, और आगे जाकर वैसे भी डिमांड इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, तो उसका फायदा यहाँ पर हम ज्वेलरी और डायमंड इंडस्ट्री को आता हुआ देखेंगे। दिनेश लखानी जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री पर तो बात करने के लिए ही, और आपकी कंपनी और प्राइसेस, डिमांड, उन सभी पर भी एक सेंस क्रिएट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट जारी है। क्या है सपोर्ट लेवल्स, कैसे आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बताएंगे आपको। इनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार बने हुए हैं, साथ ही अनुज गुप्ता तो हैं ही। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। निशांत, आपसे पहले मेटल्स पे जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम को, जो कि 5 महीने के लोस पर फिलहाल ऑन चार्ट्स दिखाते हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। बेस मेटल्स की अगर हम बात करें, हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी, सारे बेस मेटल्स मोस्टली ओवरबॉट थे, तो उसमें से करेक्शन आना थोड़ा नॉर्मल था। बट हाँ, थोड़ा डीप करेक्शन हो गया है, थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक वरीज थे, उसकी वजह से मेटल्स में थोड़ा सा ज्यादा डीपर करेक्शन देखने को मिला है। बट अगर हम करंट सेटअप देखें चार्ट्स पे, तो अभी रिवर्सल के कंडीशन डेवलप हो रही हैं। कॉपर पे अगर हम एमसीएक्स पे बात करें तो 778, 780 के आसपास चल रहा है, और वहाँ पे एक रिवर्सल कंडीशन डेवलप हो रही है। और अगर एल्यूमिनियम की भी बात करें तो 210, 212 एमसीएक्स करंट प्राइस चल रहा है, और वहाँ पे भी चार्ट्स में अच्छा रिवर्सल सेटअप डेवलप हो रहा है। थोड़ा सा इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट अपसाइड रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से काफी फेवरेबल। स्टील की अगर बात करें तो रीबार के प्राइसेस 7 साल के लोज पर हैं। हमने वहाँ पर 3000 का भी लेवल टूटता हुआ देखा। आयरन ओर के प्राइसेस में ऑफ कोर्स थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर यहाँ पर बरकरार है। जिंक 5 महीने के लोज पर है। दैट ये केस अक्रॉस बोर्ड है। आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ से अब खरीदारी देखने को मिल सकती है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो क्या 1-2% की गिरावट के बाद 4-5% की तेज़ी देखनी चाहिए? कैसे देखते हैं आप एक चार्ट बैलेंसिंग? मनीषा, स्टील की बात करें, अगर हम स्टील लॉन्ग फ्यूचर्स की बात करें तो 42,000 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बन रहा है
और हम नॉर्मल मेटल्स, दूसरा नॉन फेरस मेटल्स की भी अगर बात करें तो 1-2% का एक कंसोलिडेशन बैंड बन रहा है जहाँ पे एक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। बट उसके बाद मैं काफ़ी बुलिश होऊंगा जहाँ से इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें 3 से 4 से 5 महीने का, तो इनफैक्ट जहाँ से हम जिस लेवल से गिरे हैं वो उनको भी हम पार कर सकते हैं। तो काफी अच्छा बुलिश सेटअप है, यहाँ पे बेस एस्टैब्लिश हो रहा है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1-2% के और ऊपर नीचे हो सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ से खरीदारी के लिए। ओके अगर जैसे आपने कहा कि आने वाले 4-5 महीनों में हम जो यहाँ के हाईज हैं उनको भी निकाल सकते हैं, तो निशांत कॉपर 20% नीचे है अपने इस साल के ऑल टाइम हाई से, जिंक में करीबन 22% की गिरावट है, एल्यूमिनियम करीबन 23% नीचे गिर चुका है, चांदी में 16% की गिरावट है अपने हाईज से। तो आपको लगता है अगले 4-5 महीने में मेटल्स इन प्रीवियस हाईज को अगर निकालते हैं तो क्या हम 20% तेजी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, मैं काफी हद तक बुलिश हूँ। अगर हम अगले 4-5 महीने की बात करें तो जहाँ से जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो 930-940 के लेवल से हम एमसीएफ पे थे। अब भी मेरा मानना है कि हम 990-1000 का लेवल टच कर सकते हैं अगले एडवांस में। सिल्वर में भी अगर हम देखें तो डॉलर टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा तो $31 के आसपास हमने हाई बनाया था। नेक्स्ट हाई आपको $34-35 से देखने को मिल सकता है। जिंक भी अगर हम देखें तो हम ऑलमोस्ट 280 तक टॉप बना था और अभी हम 245-40 पे हैं। अगले एडवांस में हम 295-300 तक जिंक को ज्यादा देख सकते हैं। तो एक हायर हाई डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स हैं अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर। 4 से 5 महीना रखें तो ये हाई जरूर क्लियर होते हुए दिखते हैं। निशांत बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली तेजी मेटल्स में बरकरार रह सकती है, अब बन सकती है वापस से, और करंट लेवल्स पे शायद बॉटम्स भी बनते हुए नजर आएंगे। अनुज, आपका क्या सेंस है, आपको कोई टॉप ट्रेड यहाँ पर मेटल्स में? मुझे गुड मॉर्निंग। देखिए कॉपर में हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। फंडामेंटल साइड जाएंगे तो डेफिनेटली जो सप्लाईज है वो बढ़ी हैं। चाइना का जो इंपोर्ट है वो भी गिरा है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में करीबन 780 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 787 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट नीचे करीबन 768 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि अभी एक नेगेटिव जोन में है और यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही साइड से हमें लगता है कि एक बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकता है। ओके तो नियर टर्म में एक मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, लॉन्गर टर्म जैसे निशांत ने कहा 4-5 महीने में आपको तेजी शायद देखने को मिलेगी। अनुज, साथ ही साथ प्रेशियस मेटल्स में क्या करने की राय है? जिस तरह की मुनाफा वसूली सोने चांदी में जारी है, क्या ये खरीदने के मौके हैं? देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो जापान की इंटरेस्ट रेट है उस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट रेट अभी वो नहीं बढ़ाएंगे, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि $2400 के नीचे गोल्ड का प्राइस आता हुआ दिखाई दिया है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर गोल्ड का प्राइस 68,600 के नीचे चलता है तो फिर हम बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 68,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखा जा सकता है। जब तक ये 68,600 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा स्टे रहेगा, बट 68,600 के नीचे अगर ये मार्केट आता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी जारी रह सकती है। गिरावट क्या आप यहाँ पर इंतजार करें? इन्वेस्टर्स हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे अनुज आपको बोल रहे हैं, चाहे वो बेस मेटल्स हैं चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हैं, कुछ और गिरावट यहाँ पर अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ब्रेक का भी समय है। हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।